जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज के सेशन को भूल से भी मिस मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में 14 मई के पैटर्न पर आधारित जीके जीएस और हिंदी व्याकरण के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और ऐसे सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न देखने को मिलेगा, लेकिन मैं लगभग प्रत्येक प्रश्नों के साथ 4 से 5 एक्स्ट्रा फैक्ट को बताऊंगा। तो इस तरह से आज हम लोग 150 से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लेंगे। तो सेशन आज का शानदार होगा। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है, जिससे आप लोग इस चैनल के सारे वीडियो को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बेहतरीन प्रश्नों से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए। और दोस्तों, आंसर करने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? तो याद रखिएगा, जीव भूवैज्ञानिक प्रणाली। पारिस्थितिक प्रणाली जो है ये जीव भूवैज्ञानिक प्रणाली होती है। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, पारिस्थितिक जिसको बोला जाता है इकोलॉजी। तो आपसे पूछेगा इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, अर्नेस्ट हैकल। यहाँ पे लिख देते हैं, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। इनमें से कौन लौह अयस्क नहीं है? तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है एंथ्रासाइड। ये लोहा का अयस्क नहीं है। तो ये क्या है? तो याद रखिएगा, ये कोयले का सबसे उच्चतम प्रकार है एंथ्रासाइड। बाकी हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट ये लौह अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क पूछा जाता है, जो कि बॉक्साइट होता है, आप सभी जानते हैं। पारा का अयस्क क्या होता है? सिनेबार। ये सभी छोटे छोटे प्रश्न हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। यूरेनियम का अयस्क पूछा जाता है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है। तीसरा प्रश्न है, मेरे लिए राष्ट्रीयता एक ऐसी पवित्र भावना है जो मानव हित तथा मानव प्रगति का श्रमी प्राकरण है। यह युक्ति किसकी है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, हम आपको प्रश्नों के साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। एग्जाम में प्रश्न बनेगा और साथ में आपका रिवीजन भी होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन, मेजनी। ध्यान रखना है, जोसेफ मेजनी इटली की एकीकरण के महान नेता थे और यंग इटली की स्थापना जो है मेजनी ने ही किया था। देखिए बी ऑप्शन में है बिस्मार्क। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और दोस्तों, लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा जो है अधिकतम 14 दिन, याद रखना है, अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकता है। तो ये पूछा जाता है, जरूर ध्यान रखेंगे। राज्यसभा को खाली स्थान नाम से भी जाना जाता है।
बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी। राज्यसभा को द्वितीय एवं उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, जबकि लोकसभा को प्रथम एवं निम्न सदन कहा जाता है। याद रखेंगे। राज्यसभा को कहाँ बताया गया है, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 80 में। इसे जरूर ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। और दोस्तों आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न करंट अफेयर्स से भी पूछे आते हैं। तो अगर आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर सुबह 10 बजे से करंट अफेयर्स की क्लास होती है। मेरे दूसरे चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ, या फिर उस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन। याद रखिएगा, आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखना है। राज्यसभा की बात करें तो पूछा जाता है राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, और वर्तमान में कितने हैं? 245। इसे जरूर ध्यान रखेंगे। और लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 545 है लोकसभा में, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो 13 मई 1952 को। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। 13 अप्रैल 1952 को भारत में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र UN चार्टर किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे आते हैं, फटाफट से आंसर बताइए। तो ये तैयार किया गया था किस सम्मेलन में? सही जवाब है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया। चलिए आंसर कीजिए, भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय कब बनाया गया? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है 1919 में बनाया गया, ध्यान रखेंगे। 1912 में क्या हुआ था? तो सबसे पहले ध्यान रखना है 1911 में। 1911 में भारत की राजधानी जो है कोलकाता, उसको दिल्ली लाने की घोषणा हुई थी 1911 में, और लाया गया था 1912 में, ध्यान रखेंगे। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1951 में क्या होता है? तो संविधान में पहली बार संशोधन होता है 1951 में। निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? चलिए आप सभी 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? बिक्री कर। याद रखिएगा, बिक्री कर और प्रत्यक्ष कर है, और यह राज्य सरकार का कर है, ध्यान रखेंगे। किसका कर है? राज्य सरकार का कर है। GST पूछा जाता है किस प्रकार का टैक्स है? आप लोग कमेंट कीजिए, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष। यह आह्वान किसने दिया? प्रकृति की ओर लौटो। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। और दोस्तों अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करेंगे, और सेशन को जितना हो सके अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम तक ऐसे ही डेली इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहे। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से, और दूसरी क्लास है रात 8:30 बजे। रात 8:30 बजे की क्लास में साइंस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चलता है। तो एग्ज़ाम तक आप लोग डेली 2 क्लास करें, क्योंकि मात्र 1 महीने का समय बचा हुआ है। तो प्रकृति की ओर लौटो ये किसने कहा था? यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? रूसो ने। भू क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है?
तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ये रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि में यूरोप का सबसे बड़ा देश क्या है, रूस है, ध्यान रखना है। रूस की राजधानी कहाँ है, आप लोग कमेंट कीजिए। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है और एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद कर लीजिए ये कहाँ पर स्थित है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ये थुम्बा में स्थित है। ध्यान रखना है कहाँ पर स्थित है, तो थुम्बा में स्थित है। और राष्ट्रीय रेडियो पूछे, राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र, तो याद रखिएगा पुणे में स्थित है। ट्राम्बे में क्या है, मध्य से सिपाही में एक बार पूछा गया था, तो याद रखिएगा ट्राम्बे जो है महाराष्ट्र राज्य के मुंबई क्षेत्र में स्थित है। और भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है जिसका नाम है अप्सरा, याद रखिए क्या नाम है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा, जो ट्राम्बे में स्थित है। और ट्राम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो इन सभी फैक्ट को जरूर ध्यान रखेंगे। थुम्बा कहाँ है, तो थुम्बा जो है केरल राज्य में त्रिवेंद्रम के पास स्थित है। संधियाँ 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है और बिल्कुल एग्जाम में इसी तरह से हिंदी व्याकरण के प्रश्न आएंगे। बहुत ही सिंपल पूछा जाता है। और दोस्तों हिंदी व्याकरण के लिए आपको अलग से कोई और दूसरी क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसी क्लास में हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को भी आपको करा देंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखिए संधि जो है 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अनुस्वार संधि ये नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो देखिए इसमें विद्यालय जो है ये व्यंजन संधि नहीं है। विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या जोड़ आलय। तो यहाँ पे देखिए आ जोड़ आ, ये मिलके क्या होता है आ, और ये किसका नियम है? अगर आप लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा, ये जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है? यहाँ पे आप में अंडरलाइन कर देते हैं, आपको बताना है आप कौन सा सर्वनाम है। और जो 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था मध्य से सिपाही का, उसमें भी कुछ इसी तरह से प्रश्न पूछा गया था हिंदी व्याकरण से। उसमें भी पूछा गया था स्वयं, स्वयं ये किस सर्वनाम का उदाहरण है, इसी तरह से कुछ पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है आप जो है ये किस आप शब्द जो है सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा निजवाचक। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, झील। झील क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अधिनायक के रचनाकार कौन है? ये हिंदी साहित्य के प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और दोस्तों आज से पहले मध्य से सिपाही के लिए जितने भी क्लास कराए गए हैं सभी क्लास को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। लगभग 3 से 4 प्लेलिस्ट होगा और प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो ज़रूर जाके एग्ज़ाम से पहले सभी वीडियो को देख लीजिए। तो अधिनायक के रचनाकार कौन है? यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, श्री रघुवीर सहाय है। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? और कितने प्रश्न आप लोग आज सही करते हैं कमेंट करके आपको जरूर बताना है, मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो जिस पर आक्रमण हो उसको कहा जाता है आक्रांत। सही जवाब है सी ऑप्शन, याद रखिएगा। निंदा शब्द का विलोम क्या है? फटाफट से आंसर बताइए, निंदा शब्द का विलोम क्या है? तो निंदा का विलोम होता है स्तुति करना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन।
ये देखिए इंग्लिश के प्रश्न है, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यह हमारी संस्कृति का धरोहर है, इसका आपको ट्रांसलेट करना है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। और पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यह हमारी संस्कृति का धरोहर है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या होगा? तो याद रखिएगा, इट इज़ आवर कल्चरल एसेट। ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, इट इज़ आवर कल्चरल एसेट। वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, कौन सी युक्ति है? फटाफट से आंसर बताइए, कौन सी युक्ति है जो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है? तो याद कर लीजिए, ये है तापीय पुंज। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, तापीय पुंज। गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब क्या होता है? और दोस्तों अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मध्य से सिपाही में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके लिए भी 3 से 4 वीडियो बनाया गया है। यहाँ ऊपर आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो गति के दौरान किसी कार के टायरों में जो वायु दाब है ये बढ़ जाता है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। जर्मेनियम किसमें पारदर्शी होता है? और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से सेशन को लाइक कीजिए। और आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते हैं। तो जर्मेनियम किसमें पारदर्शी होता है? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, अवरक्त प्रकाश में। याद रखेंगे, अवरक्त प्रकाश में जर्मेनियम पारदर्शी होता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दो क्या है? सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक है। रिडबर्ग स्थिरांक की इकाई क्या है? इस प्रश्न को पहली बार करा रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट मान के चलिए। फटाफट से आंसर कीजिए, रिडबर्ग स्थिरांक की इकाई क्या है? तो ये होता है सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि सेंटीमीटर पर पावर होता है -1। इस तरह से होता है, सेंटीमीटर पर पावर क्या होता है? -1। ये है रिडबर्ग स्थिरांक की इकाई, ध्यान रखेंगे। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो ये है तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम। और अर्घ क्या है? तो ये ऊर्जा का सीरियस मात्रक है अर्घ। जल की कठोरता व्यक्त की जाती है। फटाफट से आंसर कीजिए, आज के प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। फटाफट से आंसर बताइए, जल की कठोरता व्यक्त की जाती है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ppm में। जल की कठोरता जो है ppm में व्यक्त की जाती है। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। 3A समूह का तत्व नहीं है। चलिए आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 3A समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए B एल्युमिनियम हो गया Al, Ga, In, Ti, ये सभी क्या है? NH, ये सभी 3A समूह का तत्व है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, सी ऑप्शन Ge। यहाँ पे देखिए हमने Ga लिखा है ना कि Ge, तो Ge जो है ये क्या है? तो Ge जर्मेनियम है, ये 3A समूह का तत्व नहीं है, याद रखेंगे। जबकि Ga क्या है? ये गैलियम है और Ge जर्मेनियम है। तो आंसर सी हो जाएगा। निम्न में कौन उभयधर्मी है? इस तरह के प्रश्न आप लोग याद कर लीजिए, निम्न में कौन उभयधर्मी है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी SnO2। ये क्या है? उभयधर्मी है। किसकी परमाणुीय त्रिज्या अधिकतम होती है? चलिए आंसर बताएंगे 28 के लिए फटाफट से। तो किसकी परमाणुीय त्रिज्या अधिकतम होती है? याद रखिएगा, मैग्नीशियम की। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी,
मैग्नीशियम की, ध्यान रखना है। और मैग्नीशियम से भी अधिक होता है सोडियम। अगर ऑप्शन में सोडियम मिले तो आपको मैग्नीशियम आंसर नहीं करना है। सोडियम, फिर उसके नीचे मैग्नीशियम, फिर उसके नीचे तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन और लास्ट में पी यानी कि फास्फोरस। तो सबसे अधिकतम याद रखिएगा सोडियम, लेकिन ऑप्शन में सोडियम नहीं है तो आंसर आपको मैग्नीशियम करना होगा। और दोस्तों ध्यान दीजिए, परमाणुीय त्रिज्या की माप किसमें की जाती है ये भी पूछा जा सकता है, तो एंगस्ट्रम में। और एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है पूछा जाता है। 10⁻⁻10 मीटर एक एंगस्ट्रम बराबर है। और नाभिकीय त्रिज्या की माप किसमें करते हैं, तो हमने आपको पहले बताया था फर्मी। नाभिकीय त्रिज्या की माप फर्मी में किया जाता है। और एक फर्मी बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर। इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग लिख लेंगे, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कौन एक जंतु द्विलिंगी है। चलिए 29 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। कौन एक जंतु द्विलिंगी है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा जोंक। जोंक क्या है, ये द्विलिंगी जंतु है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों आज सारे स्टूडेंट को सेशन को दबा के शेयर करना है। कल मैं आपके लिए इससे भी बेहतर क्लास लाने का प्रयास करूँगा। आगे देखिए, गैसीय हार्मोन होता है। चलिए 30 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। गैसीय हार्मोन होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इथिलीन। इथिलीन मात्र एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो फलों जैसे आम हो गया, अंगूर, केला, इन सभी को पकाने में किया जाता है। इथिलीन का सूत्र भी पूछ सकता है आपसे, तो C2H4 ये इथिलीन का सूत्र है। और ये एक प्रकार का पादप हार्मोन है। तो आपसे पूछा जा सकता है इन चारों ऑप्शन में से कौन पादप हार्मोन है, तो याद रखिएगा इथिलीन। सी ऑप्शन में है नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये क्या है, चलिए बताइए तो देखते हैं। फटाफट से आंसर कीजिए लाइव चैट में, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है। तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं लाफिंग गैस, जिसका सूत्र होता है N2O। ध्यान रखेंगे ये क्या है, लाफिंग गैस है। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है CH4। आगे देखिए, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेंगे। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हीमोफीलिया जो है ये एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। कौन सा रोग है, आनुवांशिक रोग है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, संक्रामक रोग है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है। चलिए 32 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और आज आपको 50 प्रश्न में से लगभग 45 से ऊपर प्रश्नों के सही आंसर करने हैं, तभी आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। और जिसका स्कोर नहीं होता है, आप लोग डेली क्लास कीजिए। आप लोग क्लास स्किप करते हैं, एक दिन क्लास करते हैं फिर छोड़ देते हैं, इसलिए रेगुलर क्लास कीजिए। और जो रेगुलर क्लास करते हैं बिल्कुल आप लोग आराम से 40 से 45 प्रश्न सही कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी प्रश्नों को हमने आपको क्लास में कराया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खां। ये सितार के साथ संबंधित नहीं है, ये सरोद वादन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। पंडित रविशंकर के बारे में ध्यान रखना है, अक्सर पूछा जाता है। पंडित रविशंकर और विलायत अली खां, इनका संबंध है सितार वादन से। विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ये क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, ये एक ईसाई गिरजाघर है। और ये किस राज्य में स्थित है, तो गोवा में स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी है। आप लोग कमेंट करके बताइए, ये जो गोवा है पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य है।
कौन सुमेलित नहीं है? चलिए आंसर कीजिए। वेल्थ ऑफ नेशन की बात करें तो एडम स्मिथ बिल्कुल सही जवाब है। वार एंड पीस, ये विक्टर ह्यूगो नहीं होगा, वार एंड पीस पुस्तक को लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने। तो बी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है, ध्यान रखना है। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल कब छोड़ा गया? चलिए आप सभी 35 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों आपको यहाँ से ध्यान रखना है, भारत का पहला सैटेलाइट पूछा जाता है जो कि है आर्यभट्ट, हमने आपको बताया था। अब पूछा जा सकता है कि आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था, तो डेट जरूर याद रख लीजिए, 19 अप्रैल 1975 को। क्या 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को छोड़ा गया था? तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, याद रखिएगा 19 जून 1981 को प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल को छोड़ा गया था। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, मैं प्रत्येक प्रश्नों के साथ लगभग 4 से 5 एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहा हूँ, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। जिनेवा की बात करें तो जिनेवा में है WHO और WTO का मुख्यालय है जिनेवा में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। पेरिस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और यहाँ पर है यूनेस्को का मुख्यालय। न्यूयॉर्क की बात करें तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। तो याद रखिएगा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो वंदे मातरम। लाल सेना का गठन किसने किया था? चलिए दोस्तों 38 के लिए फटाफट से आंसर बताइए, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है, याद रखिएगा, लियोन ट्रोट्स्की ने। लियोन ट्रोट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। कब? तो 1918 में। डेट जरूर याद रखिए। निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई थी? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 को हुआ था। बक्सर का युद्ध पूछा जाता है तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, ध्यान रखेंगे। विधवा विवाह कानून किसने पास किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, विधवा विवाह कानून और सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा का उन्मूलन किया था विलियम बेंटिक ने 1829 में, और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। और विधवा विवाह कानून किसने पास किया था? तो याद कर लीजिए, लॉर्ड कैनिंग ने, याद रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कब? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, 1856 में, ध्यान रखेंगे। और इस अधिनियम को पारित करने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जबकि सती प्रथा में राजा राम मोहन राय ने। और बी ऑप्शन में है लॉर्ड डलहौजी, तो आप सभी जानते हैं इसके शासनकाल में रेलवे आया था। मनका बनाने का कारखाना कहाँ था? चलिए दोस्तों फटाफट से आंसर बताइए, मनका बनाने का कारखाना कहाँ पर था? तो सही जवाब है चंदहुदड़ो। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताइए ये धौलावीरा कहाँ पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बहुत ही आसान प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर सभी को आता होगा, लेकिन आपको यहाँ से हम आपको कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे। जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश में कम ही बच्चों को पता होता है
केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश और सबसे छोटा। तो ध्यान से सुनिए, केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख, याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख जो है सबसे बड़ा है और लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सबसे छोटा राज्य आप सभी जानते हैं गोवा, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, सही कर लेंगे। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है और जनसंख्या में सबसे छोटा पूछे तो आप सभी जानते हैं ये सिक्किम है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पूछे तो राजस्थान है और जनसंख्या में सबसे बड़ा यूपी है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल राज्य में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य में। और भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। और भारत में सबसे अधिक वर्षा पूछे तो मेघालय के मौसिनराम में और सबसे कम वर्षा राजस्थान में। वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो आंसर क्या होगा, 17.5। जो भी बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 17.5%। लेकिन अगर आपसे पूछे विश्व की क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत का क्षेत्रफल है तो याद रखिएगा 2.4%, यानी कि 2.42% और क्षेत्रफल 17.5%, दोनों ध्यान रखेंगे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? चलिए 45 के लिए आंसर कीजिए। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो हमने आपको बताया था अगर क्षेत्रफल में पूछे तो आंसर करना है मध्य प्रदेश और परसेंटेज में पूछे तो मिजोरम। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक किसकी खेती होती है? सोयाबीन की खेती। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है और टाइगर स्टेट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। तो इन सभी फैक्ट को ज़रूर ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ से क्या बन सकता है, देखिए भारत में वन का प्रतिशत लगभग कितना है ये पूछा जा सकता है, 24% है। जबकि पर्यावरण संतुलन के लिए कितना प्रतिशत होना चाहिए, 33%, यानी कि 33% पर क्षेत्र पर वन रहना चाहिए। लेकिन भारत में कितना है, 24% है। तो समझ सकते हैं कितना लॉस है। विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेट्टा, याद रखिएगा दोदा बेट्टा। तो फिलहाल आंसर क्या होगा, अनाईमुड़ी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर स्थित है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व खाली स्थान राज्य में स्थित है। आपके एग्जाम में पिछले बार पूछा गया था मानस टाइगर रिजर्व, ये असम में स्थित है, ध्यान रखना है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। उत्तराखंड को ध्यान रखना है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और यहाँ पर है फूलों की घाटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है? यहाँ पे बंदरगाह शहर बताना है कौन सा नहीं है दक्षिण अफ्रीका का। तो दोस्तों ये है, याद रखिएगा, प्रीटोरिया। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आखिरी प्रश्न है, जर्मनी स्थित कील नगर में निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक महत्वपूर्ण उद्योग है? चलिए आखिरी प्रश्न है, तो जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कीजिए। इसका आंसर होगा पोत निर्माण।
यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।